हेलो एवरीवन। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हम लोग बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट एंगल के बारे में बात करी थी, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि बुद्धा को एनलाइटनमेंट की प्राप्ति कैसे हुई, और मैंने आपको पूरी की पूरी इनकी जर्नी बताई थी, इनके पैदा होने से लेकर सारी सारी चीज़ें। ठीक है, और हम बेसिकली आज की क्लास में बात करने वाले हैं टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। अंबर और बाकी लोग, अंबर इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम स्तूपा का स्ट्रक्चर और वो सब। बुद्धा की टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट, वर्धमान महावीरा की टीचिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुद्धा की टीचिंग्स। ठीक है, तो बुद्धा की जो टीचिंग्स है ना, बेसिकली वो रिकंस्ट्रक्ट करी गई इतिहासकारों के द्वारा फ्रॉम वेरियस स्टोरीज। अब जो बुद्धा की जो वेरियस स्टोरीज हैं, जनरली क्या होता है कि जैसे आपको किसी के बारे में कोई ज्ञान जानना है, मेरी बात समझने की कोशिश करना, किसी भी इंसान का ज्ञान आपको जानना है तो हम उसी इंसान की स्टोरीज पढ़ेंगे ना। एम आई राइट और रॉन्ग? जैसे वो इंसान अब दुनिया में नहीं है, अगर हम किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हम, और अगर हमसे कोई कह रहा है कि उनके ज़माने की कहानियां हैं, तो यानी कि उन कहानियों में उस इंसान का जिक्र होगा ना, है ना। लेकिन बुद्धा की ये जो स्टोरीज वाली बात है ना, इसको मिसअंडरस्टैंड मत करना, मिस इंटरप्रेट मत करना। इसका मतलब पता है क्या है? ये बेसिकली जो स्टोरीज है ना, इनमें बुद्धा एज अ फिगर इन दोज स्टोरीज वो बहुत रेयर है। बुद्धा के ऊपर जो स्टोरीज है उसमें बुद्धा का जिक्र बहुत रेयरली मिलेगा। जर्नली डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेफरेंस देके बुद्धा के ऊपर जो स्टोरीज है ना, वो बेसिकली मॉरल स्टोरीज हैं। और मुझे क्या बताओ, मैंने आप लोगों को बताया था अंबर, बुद्धा प्रीवियस बर्थ के अंदर क्या माने जाते थे, लोगों के द्वारा क्या विश्वास करा जाता था कि बुद्धा किस फॉर्मेट में पैदा हुए थे इनसे अपने पहले वाले जन्मों में। एनिमल्स। बुद्धा की टीचिंग्स को जानना हो तो बुद्धा की स्टोरीज हमें मिलेंगी जिसमें बुद्धा पाए जाएंगे, लेकिन वो चीज़ें रेयर हैं, सुनी सुनाई बातें हैं। हो सकता है कुछ लोग क्लेम करें कि हाँ हम रहे हैं बुद्धा के साथ, हमने ऐसा करते हुए देखा था, ठीक है मान लिया, लेकिन इक्के दुक्के इवेंट है। लेकिन बुद्धा की फिलॉसफी को और टीचिंग्स को अगर पकड़ना है ना, तो हमें मॉरल स्टोरीज की तरफ जाना पड़ता है, जिसमें बुद्धा को एनिमल की फॉर्म में दिखाया गया है। और इन प्रकार की ये जो जिसमें एनिमल फिगरीन्स हैं बुद्धा से रिलेटेड, इस प्रकार की कहानियों को क्या कहा जाता है? जातक स्टोरीज। जातक स्टोरीज विच आर रिलेटेड टू एनिमल्स। जैसे अंबर, बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना काइंड ऑफ पंचतंत्र की कहानियां, यही है वो मॉरल स्टोरीज, जिसमें एक हमें लगता था कि रैबिट ने वो क्या कहते हैं, बहुत अच्छा काम करा, काइंडनेस दिखाई, शेर ने ऐसा एग्रेसिव पन्नी दिखाया, या कोई जानवर है वो बहुत क्लेवर खेल गया, है ना। हमें अच्छे और बुरे की समझ आती थी उन स्टोरीज से बचपन में, है ना। ये चीज़ है। तो बुद्धा की जो टीचिंग्स है वो रिकंस्ट्रक्ट करी जाती है फ्रॉम वेरियस स्टोरीज, और ये स्टोरीज कहाँ फाउंड करी जाती हैं? जो बुक थी बास्केट में से एक बास्केट, सुध पिटक। कुछ कुछ स्टोरीज ना ऐसा बताती हैं कि बुद्धा के पास ना मिराकुलस पावर्स थी, मैजिकल पावर्स थी। लेकिन कुछ दूसरी स्टोरीज जो हैं वो ये भी बताती हैं कि बुद्धा ना कोई, देखो, मैजिशियन, या खुद भी वो बोलते थे कि मैं कोई भगवान का अवतार नहीं हूँ। वो बेसिकली लोगों को कोई भी ज्ञान जो देना चाहते थे ना, दूसरी दूसरी कहानियां में ये बोलती हैं, तो वो हमें ये बताती है कि बुद्धा अपनी सुपर नेचुरल पावर्स को डिस्प्ले नहीं करते थे, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं करा। रेदर बुद्धा हमेशा ना दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश करते थे थ्रू रीजन एंड परसुएशन, यानी कि उनकी बातों में किसी ना किसी प्रकार का एक लॉजिक जरूर झलकता था, एक रैशनैलिटी जरूर झलकती थी, जिससे एक इंसान को ज्ञान दिया जाए कि तुम कितने सही हो और कितने गलत हो। कुछ स्टोरीज कह रही हैं कि सुपरनेचुरल पावर्स हैं, कुछ कह रही हैं कि नहीं, रीजन और परसुएशन के बेसिस पे चलते थे। एक बार की बात है, आ गई वो वाली स्टोरी अंबर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ईशा हमने पढ़ा था 6th क्लास की एनसीईआरटी में।
दुख से पीड़ित एक महिला बुद्धा के पास आती है और बुद्धा को बोलती है कि मेरा बेटा मर गया है, मैंने सुना है कि आपके पास ना सुपर नेचुरल पावर्स हैं और आप ना मृत शरीर को भी, डेड बॉडी को भी जिंदा कर सकते हो। बुद्धा ने कहा देखो बहन, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास ऐसी कोई शक्तियां नहीं हैं। तो वो कहती नहीं, मैंने सुना है, आप झूठ बोल रहे हो, मेरे बेटे को जिंदा कर दो, ये मेरा सब कुछ है और मेरा इस संसार में इसके अलावा कोई भी नहीं रह गया, अब ये भी यहाँ से चला गया तो मैं किसके सारे जीऊँगी और किस लिए जीऊँगी, मेरा तो जीने का पर्पज़ ही ख़त्म हो गया, मैं करूँगी क्या, और ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। ठीक है, आई थिंक इसका नाम शाइनी हमने जो पढ़ा था ये यही होती है कि किस्सा गौतमी की स्टोरी, क्या यही होती है? मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, ईशा ज़रा कंफर्म करके बताना मुझे आप लोग, ठीक है? ये लेडी मतलब किस्सा गौतमी थी क्या, यही है क्या? अच्छा, एक बारी फिर भी कंफर्म करके मुझे बता देना, अभी लेक्चर खत्म हो जाएगा ना शाइनी और ईशा, तो व्हाट्सएप के ग्रुप पर डाल देना ज़रा एक बारी, ठीक है? तो वेन अ ग्रीफ स्ट्राइक इन वीमेन, मतलब दुख से पीड़ित जब महिला इनके पास आई और ऐसे ऐसा उन्होंने बोला, बुद्धा ने देखो स्वभाव मन से प्योर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उनको कन्विंस करने की कोशिश करी कि देखो बहन, जो मृत्यु है ना, हम उसको टाल नहीं सकते, ठीक है? हम उसको टाल नहीं सकते। कुछ लोग इस दुनिया में पैदा होते हैं, वो इस दुनिया को बहुत लेट अलविदा कहते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी कह देते हैं। बुद्धा ने बेसिकली कहा क्या था इस लेडी से कि तुम अलग अलग, देखो इसके ऊपर कहानियां हैं, लेकिन मैं ना चावल वाली कहानी पकड़ लेता हूं कि तुम ना किसी एक घर से एक कटोरी ऐसे चावल के दाने मेरे पास ले आओ। वो घर ऐसा होना चाहिए जहां पर आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। समझने की कोशिश करो पर, नो वन डाइड इन दैट हाउस एवर। वो, और वो कहते हैं कि ठीक है मैं जिंदा कर दूंगा, ले आओ। वो अब दुख से पीड़ित महिला जब एक आशा की किरण नजर आई तो घर घर जा गई, लेकिन किसी के कभी परदादा मर गए थे, किसी की दादी मर गई थी, किसी के बेटे नहीं थे, किसी के हस्बैंड नहीं थे, किसी का कुछ नहीं था, किसी की वाइफ नहीं थी, बहुत कुछ था ऐसा, ठीक है? अब वो वापस आई, कहती मैंने पूरा गांव पूरा शहर छान मारा, मुझे ऐसा अपने इलाके के अंदर हम जो जहाँ तक मैं जा सकती थी मैंने पूरी एनर्जी लगा दी, लेकिन ऐसा एक भी घर नहीं मिला। बुद्धा बेसिकली उसको क्या समझाना चाह रहे थे, यही है, यही इसी बात से कन्विंस करवाना चाह रहे थे कि बहना देखो, जो मृत्यु है उसको टाला नहीं जा सकता। कुछ लोग जल्दी इस दुनिया को अलविदा कह देते, कुछ लोग लेट कह देते हैं। बेटा तुम्हारा भरी जवानी में मर गया इसलिए तुम्हें दुख लग रहा है, लेकिन कभी ना कभी तो उसको इस धरती को छोड़ के जाना ही था। तुम अगर 100 साल से ऊपर जिंदा रहती तो वो अगर 60 65 70 साल का भी अगर होता तब भी तो वो मर जाता तुमसे पहले। मतलब मैं एक ये बात को एग्जैजरेट करके थोड़ा सा बता रहा हूँ, लेकिन समझने की कोशिश करो। देखो बात ये है ईशा, किसी का बेटा पैदा हुआ और वो मर गया कुछ टाइम के बाद, लेकिन मान लो कि क्वीन एलिजाबेथ की उम्र तक अगर कोई माँ जिंदा है तो जरूरी थोड़ी ना उसका बेटा भी उतने साल तक जिंदा रहेगा, 99 साल कंप्लीट कर लेगा, राइट शाइनी? तब भी तो वो उसके सामने मर सकता है। तो एक बात बताना मुझे जरा लॉजिकल वे में इस चीज को एक्सप्लेन करना, माँ की पीड़ा कब ज्यादा होगी, जब जवानी में उसका बेटा मरे या फिर बुढ़ापे में माँ 99 साल की होगी और 70 75 साल का 60 साल का बेटा हो गया है, कब दुख ज्यादा होगा माँ को? ज्यादा दुख कह रहा हूं मैं, क्योंकि वो उसको देखेगी कि इसको बीमारियां लग गई हैं, बूढ़ा शरीर हो गया है। यहां पर लॉजिक क्या आ जाएगा, यहां पर लॉजिक क्या आ जाएगा, ओल्ड एज को लेकर, ओल्ड एज को लेकर एक्सेप्टेबिलिटी, राइट शैनी? यही लॉजिक, इसी प्रकार के लॉजिक तो समझाना चाह रहे थे बुद्धा, ठीक है? एंड इनकी एक लाइन बहुत प्यारी लगती है मुझे, विच इज अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग लाइन फॉर मी। लीड अटैचमेंट्स ऑलवेज लीड्स टू सफरिंग। किसी भी इंसान से, वस्तु से, किसी भी चीज से लगाव उस हद तक लगाओ जिस हद तक तुम सफर ना हो रहे हो। अगर
किसी चीज, किसी इंसान की वजह से अगर आपका मस्तिष्क जो है, माथा जो है वो दुख रहा है, डैट मीन्स आपने अटैचमेंट डेवलप कर लिया है. लीव डैट, अवॉइड डैट, टॉक टू योर सेल्फ, मेडिटेट, आस्क क्वेश्चंस टू योर सेल्फ एंड स्टॉप दैट मच अमाउंट ऑफ अटैचमेंट. ठीक है. ये जो स्टोरीज हैं ये ऐसी लैंग्वेजेस में लोगों को बताई जाती थी. मतलब ये बुद्धा के टाइम की बात नहीं हो रही है. ये बुद्धा के बाद जब ये लोगों को बुद्धा का मैसेज दिया जाता था, ऑर्डिनरी लोग समझ पाए. तो उस टाइम पर बता दो जरा कौन सी भाषा ऐसी थी जो कि ऑर्डिनरी लोग बोलते थे. शाबाश. अंबर, पाली एक भाषा, दूसरी प्राकृत. संस्कृत और हिंदी मत लिख देना, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसफी, अब बुद्धा की फिलोसफी को जानते हैं. ठीक है. अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ. शायनी, अक्सर आपने ना या किसी ने भी बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में तो सुना होगा. तो शायनी ये वाली चीज़ें तो गूगल वगैरह, कोई भी बुक हम लोग पढ़े 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक, स्टैंडर्ड बुक बाजारों में जितनी बुक है सब जगह मिल जाएगा, है ना. पूरी लिस्ट मिल जाएगी हमें, है ना. लेकिन ना बहुत सारी किताबें ना बातें नहीं करती हैं इसके बारे में, ईशा, कि बुद्धिस्ट फिलोसफी और टीचिंग्स में फ़र्क क्या होता है. देखो, एक होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना. मैं क्योंकि साइकोलॉजी पढ़ चुका हूँ और फिलोसफी पढ़ चुका हूँ, तो मैं उसके बेसिस पर आपको एक चीज़ बताता हूँ. हम जब भी किसी को कोई ना कोई टीचिंग्स देते हैं ना, जैसे कोई ना कोई जब ज्ञान देते हैं, उसके पीछे पर्सन जैसा होता है तो वो उसी प्रकार का ज्ञान देता है ना. मान लो अगर मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहा होता और आपको जीवन का ज्ञान दे रहा होता, तो मैं आपको वही चीज़ें बताता ना जो कि जिस प्रकार से मेरी जिंदगी में जिन चीज़ों ने मुझे मोल्ड करा है. क्या आप लोग ये मानते हो पर्सन इज ऑलवेज एन आउटकम और प्रोडक्ट ऑफ हिज और हर सर्कमस्टांसेस? मानते हो? हमारे जीवन के घटनाक्रम ही हमें सब कुछ बनाते हैं. और ये ग्रीक फिलोसफी वगैरह भी यही मानती थी. प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, जितने भी महान गुरु हुए हैं, सब लोग यही कहते थे ना, पर्सन इज अ प्रोडक्ट और आउटकम ऑफ हिज और हर सर्कमस्टांसेस. और ये वाली बात किसी के कहने या ना कहने तो छोड़ो, अपना दिमाग अगर हम लोग लगाएं तो ये बिल्कुल बात ठीक है ना. अगर आप लोग किसी वॉर जोन कन्फ्लिक्ट एरिया में पैदा हुए होते, मान लो ईशा आपका जन्म सीरिया में हुआ होता, आईएस के कोई कमांडर है, टेररिस्ट कोई है, उसकी बेटी आप होते, तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते. आपका हम्बल नेचर होता इतना, आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, आपका मेडिटेशन कर रहे होते रोज बैठ के. ऐसा नहीं होता ना. ठीक है. मैं बेसिकली बताना क्या चाह रहा हूं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं जीवन की सिचुएशंस और सरकमस्टांसेस ही हमारी कोर फिलॉसफी बनती है. और जब भी आप किसी को किसी रास्ते पर जाने के लिए बोलोगे, तो वो आपकी फिलॉसफी की झलक जो होगी, जब भी आप किसी को कुछ समझाओगे, जीवन में कुछ बताओगे, कुछ रास्ता दिखाओगे, कुछ परिस्थितियां बताओगे लोगों को, तो आपकी फिलॉसफी ही आपकी टीचिंग्स बनेगी. कह सकते हैं हम ऐसा. मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मैं एक हायर लेवल की एक आपसे बात कर रहा हूं, एनालिसिस, जो कि आज तक कभी किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया. लेकिन हम लोग हमेशा, मैंने बोला था कि 5 कदम आगे ही चलेंगे. वो ये है, बुद्धा की टीचिंग्स किस चीज के ऊपर बेस्ड थी? तो इसका आंसर क्या है? बुद्धिस्ट फिलोसफी. फिर कुछ तो मतलब एनलाइटनमेंट अटेन करने के बाद कुछ तो फीलिंग रही होगी ना बुद्धा की. एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ शायनी, अगर बुद्धा सिद्धार्थ होते तो वो इतनी अच्छी अच्छी बातें कर लेते क्या? हमारी ये जो किताबें हैं इनमें जगह बना लेते क्या? वर्धमान महावीर ने घर परिवार नहीं छोड़ा होता, बीवी और बच्चों का अटैचमेंट रखा होता, तो वो जगह बना लेते क्या इन किताबों के अंदर? कभी नाम होता क्या? हम जानते हैं क्या कभी उनको? नहीं ना. जगत गुरु और धर्म गुरु तो कितने सारे होते हैं ईशा, है ना, इतिहास के अंदर. लेकिन कोई उनके क्या, कोई वो फेमस बन जाते हैं? बताओ, उनकी बताई हुई चीजों से क्या लोगों के जीवन में इंपैक्ट पड़ा है? छुप के रह गए ना वो किताब के पन्नों में. तो बुद्धा की फिलॉसफी को समझते हैं हम लोग. बुद्धा क्या मानते थे? जो वो मानते थे ना खुद, उसकी बेसिस पे वो दूसरों को टीचिंग्स देते थे. जैसे मैं अगर आपको कोई एक रास्ता बता रहा हूँ, जैसे मैं आप लोगों से कहता हूँ कि हम्बल रहा करो, किसी का बुरा मत करना, हंसी मजाक भी उन्हीं से करो जो आपकी बातों का बुरा मत मानने, जो आपको अपना समझो और आप जिनको अपना समझो, फालतू का दिल मत दुखाओ, किसी के आंसू मत निकालो, सरदर्दी मत दो किसी को, मुंह उतना ही लगाओ किसी को जितनी जरूरत हो. मान लो मैं सारी बातें या आपसे कर रहा हूँ, मैं आपको टीचिंग दे रहा हूँ, डेफिनेटली मेरा मानसिक संतुलन उसी प्रकार का होगा ना जो कि जीवन की परिस्थितियों ने बनाया होगा मेरा. तो वो मेरी फिलॉसफी, और उन फिलॉसफी के बेसिस पर मैं किसी को कुछ समझा रहा हूं, तो वो मेरी टीचिंग्स हुई हाँ के ना अंबर, है ना.
तो इनकी फिलॉसफी के 3 एंगल हैं, वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं मैं, ठीक है। नंबर 1, दुनिया की परिस्थितियां, दुनिया के सरकमस्टांसेस और दुनिया की सरकमस्टांसेस के बेसिस पे आप जो प्रभावित होगे ना इस दुनिया से और दुनियादारी के लोगों से, ये चीज कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। वक्त और दुनिया और आपके इस दुनिया में रहने के टाइम पर हालात, ये कभी भी नहीं बदलते, सॉरी, ये कभी भी फिक्स नहीं रहते, ये हमेशा बदलते रहते हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। यानी कि बुद्धा कुल मिलाकर क्या बोलना चाह रहे थे, नथिंग इज परमानेंट, है ना। तो जीवन का पहिया जो है और इस दुनिया का जो पहिया है वो घूमता ही रहेगा। आप चले जाओगे, लेकिन क्या ये संसार रुक जाएगा क्या आपके जाने के बाद, बताओ? नहीं ना। इस चीज को इन्होंने बोला अनिक। क्या बोला इसको, क्या कहते हैं? अनिक। अनिक। दूसरी चीज, इन्होंने बोला जो दुनिया है ना, इट इज ऑल्सो सोललेस, अनथ। इट इज ऑल्सो सोललेस। बेसिकली इनका मानना ये था, सोललेस का कहने का मतलब ये है, ये आत्मा और उसकी बात नहीं कर रहे थे कि हम जो एक दूसरे को देखते हैं सब बेकार है, ये तो भ्रम है हमारा, ये नहीं। इनका इस चीज से मतलब ये था, देयर इज नथिंग एवर ऑन दिस प्लेनेट अर्थ विच एग्जिस्टेड दैट कैन बी कॉल्ड एज परमानेंट। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि परमानेंट या एटर्नल है, कि वो वक्त, जमाना, हालात, मौसम, बारिश, पतझड़, सर्दी, गर्मी, बरसात सब चेंज हो जाए और वो चेंज नहीं होगी, ऐसा कुछ चीज नहीं है, ठीक है। दुनिया जो है वो अनिक है, अनंत है। और इस दुनिया में रहने वाले लोग ना रोने गाने से भरे हुए हैं, दुख। हर किसी इंसान को किसी ना किसी चीज की पीड़ा है, जो कि इंसान जो जी रहा है ना, तो वो उसके जीने की दशा में एक इंट्रिंसिक वैल्यू बन चुकी है उसकी, दुख और पीड़ा और दर्द और तकलीफ। लेकिन ये सारी चीजें, बुद्धा क्या कहते थे, जैसे दुख के बारे में अगर हम लोग मैं बात करूं, दुख इज वेरी मच साइकोलॉजिकल इन नेचर। आप किसी चीज को लेकर, जैसे अंबर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, ठीक है, आपको डर है ना कि आपको लर्न करना है, इतना कुछ पेपर देना है, बोर्ड देना है, ये देना है, वो देना है। मुझे थोड़ी ना डर है। तो जो दुख आपके लिए है तो आप उसको साइकोलॉजिकल मान के चल रहे हो। लेकिन साइकोलॉजी कैसे हमारी खराब होती है, आपको भी पता है कि आप इस लाइफ को क्रॉस कर लो, मतलब इस फेज को क्रॉस कर लोगे लाइफ में, और लाइफ में आपने कहां तक जाना है। लेकिन जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक वो डर सताता रहेगा, उसके बाद वो एकदम से खत्म हो जाएगा। फिर मैं कहूँ कि उतना ही इमोशन आ रहा है कि हिस्ट्री को लेकर, तो आप कहोगे नहीं अब तो ईजी, अब तो मैं किसी को पढ़ा भी सकता हूँ। यानी कि बुद्धा ये समझाने की कोशिश करते थे, ये जो सौरो चीज है ना, दुख जो है, पीड़ा जो है, या इंसान जो परेशान होता है, परेशानियां होती हैं, एवरीथिंग इज साइकोलॉजिकल इन नेचर। लेकिन ऐसे हर एक इंसान की इस पृथ्वी पर कोई ना कोई साइकोलॉजी बिगड़ी हुई है, जो कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बिल्कुल उसके इंट्रिंसिक है। मतलब आपकी लाइफ में भी आप लोग पक्का कोई ना कुछ मानते होगे कि एक परमानेंट तकलीफ तो कोई ना कोई है। जैसे मतलब मान लो आप किसी से प्यार करते थे, वो जीवन साथी आपका नहीं बन पाया, वो आपको नहीं मिल पाया। कोई गोल की तरफ जाना चाहते थे, वो नहीं हो पाया। आप कोई एक एग्जाम निकालना चाहते थे, वो नहीं निकला। यानी कि एक ना एक जीवन में किसी ना किसी के एक परमानेंट दुख रह जाता है, और पर्सन उसी को पकड़ के बैठा रहता है पूरी जिंदगी। ये है दुख का मतलब, अपने आप से सेटिस्फाइड ना होना, ठीक है। तो बुद्धा ये बोलते थे, फिलॉसफी, इसी फिलॉसफी को आगे बढ़ाते हैं कि ये तो उन्होंने बताया कि दुनियादारी है कैसी। दुनिया क्या है, कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहेगी, ट्रांजिएंट है, किसी के लिए नहीं रुकता वक्त जमाना, अनिक है। ये दुनिया सोललेस है, अनंत है, बिकॉज देयर इज नथिंग परमानेंट और एटर्नल इन इट। यूनिवर्सल सोल जैसी कोई इंसानों के अंदर कोई चीज नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल सोल परमानेंट है। लेकिन दुनिया सोललेस है, क्यों? जो सोल्स आ रहे हैं वो विदा भी ले रहे हैं यहां से। और हर एक इंसान को किसी ना किसी चीज का दुख है, रोना गाना हर एक के इंसान ने मचा रखा है।
ये सारे की सारी चीजें शांत हो सकती हैं अगर एक इंसान मॉडरेशन की पाथ पर आ जाए, जिसको हम लोग कहते हैं मिडल पाथ। बैलेंस करना सीख जाए अपने आप को किन दो चीजों के बीच में। बुद्धा ने बोला दो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं हमारे जीवन में, एक्सट्रीम पॉइंट 1 एंड एक्सट्रीम पॉइंट 2। बीच में लाई करती है आपकी सेटिस्फैक्शन, बीच में लाई करती है आपकी सेटिस्फैक्शन। तो ये एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या हैं? एक है सीवियर पेनेंस, अपने आप को पश्चाताप करने के लिए हद से ज्यादा पीड़ा मत दो कि सल्लेखना करने बैठ गए। ये तो हो गया बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पॉइंट कि आपने ना अपना आप ना एक्सट्रीम गिल्टी हो, एक्सट्रीम गिल्टी हो, और अपने गिल्ट को मिटाने के लिए आप पश्चाताप कर रहे हो, लेकिन इतना ज्यादा कर रहे हो कि जिसकी वजह से आपके शरीर को कष्ट पहुंच रहा है, मानसिक संतुलन को कष्ट पहुंच रहा है, आप अपने आप को हार्म कर रहे हो। सीवियर पेनेंस, खुद को ऐसी सजा मत दो। मान लो आपसे कोई गलती हो गई है, आपने ब्लेड ली, चाकू ली, अपनी नस काट डाली, ये बेवकूफी है बुद्धा के अकॉर्डिंग। उन्होंने कहा, उनका कहना था कि गिल्ट या गलतियों के लिए जो सजा या पश्चाताप होता है वो ऐसे नहीं होता इन बेवकूफियों से। सबसे बड़ी बात तो हर एक फिलोसफी ये मानती है, या हर एक धर्म भी ये मानता है, रियलाइजमेंट भी एक बहुत बड़ी चीज होती है जो कि आपके 90% पाप को काट देती है। क्योंकि सॉरी शब्द जैसे क्या होता है, जैसे मतलब मान लो मैंने हर्ट कर दिया किसी को, सॉरी बोल दिया। सॉरी शब्द खोखला है काइंड ऑफ। अब बुद्धा ने ऑब्वियसली बात है, कभी सॉरी शब्द तो नहीं बोला, लेकिन वही वाली बात है कि माफी मांगना, किसी से वो करना, ये खोखला वर्ड है। क्योंकि माफी तब मांगी जाती है जब सेम मिस्टेक दोबारा रिपीट ना करी जाए। और एक तो हो गया एक्सट्रीम पॉइंट ये। दूसरा, सेल्फ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमन बींग्स गेट इन्वॉल्व इन। हद से ज्यादा अगर आप वर्ल्डली प्लेजर्स और डिजायर्स में अगर इन्वॉल्व हो, तो आप ना चाहते हुए भी, जैसे देखो क्या है, जब आप बहुत ज्यादा गिल्टी हो ना, तो आप सेटिस्फाइड नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे गिल्ट जा चुके हैं और आप अपने आप को हद से ज्यादा कष्ट दे रहे हो। जब आप बहुत ज्यादा वर्ल्डली प्लेजर के अंदर इन्वॉल्व हो ना, तब भी आप सुखी नहीं रहोगे, क्योंकि आपको ना और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। ये जो और है ना, इसकी भूख कभी मिटेगी नहीं आपके लिए। और शब्द की भूख मिटेगी नहीं। यू वॉन्ट मोर, यू वॉन्ट मोर, यू वॉन्ट मोर ऑफ एवरीथिंग। कभी आपका मन संतुष्ट नहीं होगा, कभी उसकी पूर्ति नहीं होगी, कभी आपकी भूख प्यास नहीं मिटेगी किसी चीज को लेकर, किसी इंसान को लेकर, वर्ल्डली प्लेजर्स को लेकर, मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स को लेकर। और अगर आप सेटिस्फेक्शन चाहते हो तो फॉलो दिस पाथ विच इज अ मिडल पाथ, जो कि इन दो एक्सट्रीम पॉइंट के बीच में है। इसकी वजह से होगा क्या, आप दुनिया में जो भी जो दुख है ना, दुख जैसा कोई वर्ड है, पहले तो बुद्धा यही बोलते थे कि दुख ना एक साइकोलॉजिकल थिंग है, वो एक भ्रम है। तो आप इस दुनियादारी की परेशानियों से, और जो फंस जाती हो ना आप इधर उधर परेशानियों में, परिस्थितियों में, आप उनके बियॉन्ड राइज कर सकोगे। जब गौतम बुद्ध से पूछा जाता था, या बुद्धिज्म की कोर फिलॉसफी की बात करें, ये वाली पॉइंट याद रखना, ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। बुद्धिस्ट फिलॉसफी ने इसके ऊपर कभी कोई कमेंट नहीं करा, यानी कि गौतम बुद्ध से जब पूछा जाता था ना, आप मानते हो क्या भगवान होता है, वो बेसिकली ये कहते थे, वेदर गॉड एग्जिस्टेड और नॉट, दिस डिबेट इज इररेलेवेंट। आपको सुन के थोड़े से रूड या क्रूअल लगेंगी इसकी फिलॉसफी, ये वाली लाइन को सुनकर, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं। बुद्धा जी की साफ साफ वर्डिंग्स ये थी, अगर आप अपने सेल्फ को नहीं पहचान सकते ना, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा पश्चाताप करना पड़ता है, पहले आप खुद को तो पहचान लो। जब आप खुद पहचान लोगे ना अपने आप को, तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि यस,
यूनिवर्सल सोल की ब्लेसिंग्स या फिर उनकी एनर्जी आप एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। उनका यह मानना था कि लोग सेल्फ को ही नहीं जानते हैं, तो भगवान कहां से उनको मिलेगा, क्योंकि खुद के अस्तित्व को ही नहीं पहचाना पहचाना ना पहले। ये वही वाली बात हो गई, एक पर्सन ने कभी भी यूपीएससी की तैयारी नहीं करी और वो यूपीएससी के बच्चों को पढ़ा रहा है, मान लो। उसने ना कभी कोई क्वेश्चन बैंक देखा, ना पेपर देखे, ना कभी कोई एक्सपीरियंस लिया बैठने का, लेकिन वो पर्सन पढ़ा रहा है दूसरों को। तो बेसिकली ये जो बात है ना कि वेदर गॉड एग्जिस्टेड और नॉट, तो वो ये कहते थे एक बारी अगर अपने आप को ही जान लो ना, ये ही बहुत है यूनिवर्सल सोल के साथ एक संबंध बनाने के लिए, एक तालमेल बनाने के लिए। लेकिन अगेन मैं आपको एक बात बताता हूं, गॉड होते हैं कि नहीं होते हैं, बुद्धा वॉज साइलेंट इन हिज लाइफ टाइम अबाउट दिस आफ्टर अटेनिंग एनलाइटनमेंट। जब वो सिद्धार्थ अपने बंगलो वगैरह में रहते थे, जब जो मर्जी बोलते हो, हमारे पास उसके ट्रेसेस भी नहीं है, या होंगे भी, चलो बहुत कोर में जाना पड़ेगा हमें उसके लिए। तब की बात से लेकर जब तक वो उन्होंने एनलाइटनमेंट की प्राप्ति करी थी, बुद्धा ने भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, उनका अस्तित्व क्या है, हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस में आप मानते हो कि नहीं मानते हो, बुद्धा ने आज तक इसके ऊपर अच्छा या बुरा कोई भी कमेंट नहीं करा। बुद्धा ये मानते थे दिस डिबेट इज इररेलेवेंट, सबसे पहले आप अपनी खोज करो, उसके बाद परमात्मा की खोज करो। और बुद्धा ये भी बोलते थे परमात्मा के साथ मिलन जो है वो आप खुद ढूंढो, क्योंकि आपका परमात्मा का नजरिया क्या है दिमाग के अंदर, आप किस वे में मिलना चाह रहे हो, क्या ब्लेसिंग्स उनसे एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो, ये सब कुछ पर्सनल है। इसलिए बुद्धा कमेंट नहीं करते थे। मान लो कि आप लोगों को अगर चैंटिंग से ही अगर आपकी आदत है, आप में से कोई मूर्ति पूजन नहीं करता, मंदिर नहीं जाता, शिवरात्रि पे जल नहीं चढ़ाता, आप लोग चैंटिंग करते हो, मान लो आप क्या वही होती है, फिर आपको वही पसंद है, तो वो आपकी फिलॉसफी है, क्योंकि अगर आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो ठीक है। ये इसलिए बुद्धा इस डिबेट को इरेलेवेंट मानते थे। बुद्धिज्म इन प्रैक्टिस, शुद्ध पितक से अगेन एक सेट हमारे सामने है। यहां पर इसके अंदर ये बताया गया है, एक कहानी है, मतलब ये सारी रियल बातें ही हैं वैसे तो। बुद्धा ने एक अमीर हाउस होल्डर को, जिसका नाम था सिघाला, इसको एक एडवाइस दी थी। बुद्धा बेसिकली ये सिखाना चाहते थे कि एक मालिक को अपने नौकरों के साथ, सर्वेंट्स के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। एक मिनट के लिए यहां पर रुकते हैं। मुझे आप लोग एक बात बताओ, अशोक भी अपने धम्मा पिलर्स पर यह चीज लिखवाता था ना धम्मा के मैसेज में, कि सर्वेंट्स के साथ क्रूअल मत, उनको मारा पीटना मत, वो भी इंसान है, कहता था ना। ये सुत पितक के बुद्धा और सिघाला की कॉन्वर्सेशन से धम्म के इस प्रिंसिपल को अशोका ने बोरो करा था। ये वाली बात आपको कहीं नहीं मिलेगी यार। जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये बास्केट ना कोई ऐसा नहीं है कि क्रूएल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब समझ गए ना कि ये चीज हमें पक्का यहीं की यहीं डालनी है। यार उस टाइम पे मंक्स को जो ठीक लगता था ना, मैंने बताया था ना एल्डर मंक्स बैठते थे, उन्होंने बस डाल दी हैं। अब आप ऐसा मत सोचना कि वो जो टीचिंग्स है वो यहीं होनी चाहिए, इसी में होनी चाहिए। इसलिए ना यूपीएससी स्टेट एग्जाम्स बचते भी हैं इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने थे कि ये चीज कौन से पितक में डाली गई थी। आपको बस यही याद रखना है। मैं दिखा देता हूं आपको, हमने जो बात करी थी, एक मिनट। आपको याद बेसिकली यही रखना है डैट बुद्धा की टीचिंग्स शुद्ध पितक का पार्ट है, रूल्स एंड रेगुलेशंस विनय पिटक का पार्ट है, फिलोसफिकल मैटर्स अभिधम पिटक का पार्ट है। अब वो उसमें क्या होता था, आप कहोगे कि इसके अंदर क्यों डाला गया, आप ये पूछ रहे हो ना। अभिधम पिटक बेसिकली क्या है, बुद्धा की कोर फिलोसफी आपको यहां पर दिख रही है, लेकिन शुद्ध पिटक के अंदर ये अभी इसलिए डाली गई है, ये तो कंपाइल कर दी गई है मान लो। जब इसके ऊपर ना स्कॉलरली डिबेट्स एंड डिस्कशंस होती थी ना बुद्धिस्ट काउंसिल्स में बैठ के, उसके ऊपर जो जैसे मतलब मान लो वाद विवाद वो जो होता था फॉर एंड अगेंस्ट, वो फिर डाला जाता था अभिधम पिटक के अंदर। समझ गए मेरी बात ईशा? शुद्ध पिटक से कोई चीज उठाई, याद है थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस,
अरे जैसे मैं बताता हूँ कि कोई एक बुद्धा की फिलॉसफी है, उसके ऊपर डिबेट होगी, तो एक बंदा फॉर में बोलेगा, एक अगेंस्ट में बोलेगा। तो एक बार को ये इशू सेटल तो होगा ना, कि कुछ एक कॉमन कंक्लूजन पे तो पहुंचना है ना। जब वो इशू सेटल हो जाता था ना कि इसको किस वे में इंटरप्रेट करना है, जैसे बुद्धा एक महान व्यक्ति थे शायनी, है ना। अब वो जो बोलते थे जरूरी नहीं ना सबको समझ में आ जाए, इसलिए उसके ऊपर डिबेट होती थी। तो वो जो फिलोसफिकल मैटर के ऊपर डिबेट होती थी ना, वो जो मैटर्स थे वो डाल दिए जाते थे फिर अभिधम पिटक के अंदर। लेकिन कोई कोर क्राइटेरिया नहीं है इसका। टीचिंग्स और फिलॉसफी एक ही बात होती है ना वैसे तो। इसलिए सुत और अभिधम में ना बहुत एक थिन लाइन है, समझ गए। बहुत थिन लाइन है। मैंने इसलिए, पता है, मुझे पता था ये वाली बात आएगी, इसलिए इस टॉपिक को शुरू करवाने से पहले ये ना पहले ही बता दिया था मैंने ये, कि हमेशा टीचिंग्स का बेस फिलॉसफी होता है। अब वो टीचिंग है कि मैं फिलॉसफी झाड़ रहा हूँ, अब वो डिपेंड करता है कि सामने वाला किस वे में इंटरप्रेट कर रहा है उसको। तो किसी किसी मंक्स को लगा, ईशा, कि ये फिलॉसफी की चीज़ है, तो अभी कोर फिलॉसफी की चीज़ है, तो अभिधम के अंडर डाल दिया। किसी किसी को लगा फिलोसफिकल बात है लेकिन टीचिंग ही है, ज्ञान ही है एक प्रकार से, तो उन्होंने सुत के अंदर रहने दिया उसको। ठीक है। दिक्कत तब हो जाती जब विनय पिटक के अंदर कोई ऐसी चीज आ जाती, तो तब दिक्कत हो जाती। ठीक है, चलो आगे आगे बात करते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना, कोई डाउट तो नहीं। अंबर, आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। 5 तरीकों में बुद्धा बोलते थे अ मास्टर शुड लुक आफ्टर हिज सर्वेंट्स एंड एम्प्लॉइज। ठीक है। जैसी जिसकी क्षमता बने उसको वैसा ही काम दो, जैसे जिसकी स्ट्रेंथ हो, क्षमता हो जिसके अंदर। घर वाले शाइनी आपको लकड़ी काटने भेजते हैं जंगल में, या जब घर बन रहा था तो ईंटें और सीमेंट लगवाया आपसे, या 10-10 100-100 किलो का सामान देते हैं? नहीं ना। स्ट्रेंथ के बेसिस पे काम। मैं ये नहीं कह रहा शाइनी आप सर्वेंट हो, एक बात बता रहा हूं मैं। जैसे घर वाले भी हमें काम देते हैं, वो स्ट्रेंथ के बेसिस पर देखते हुए देते हैं। नहीं ये थोड़ी ना कि कुछ भी मतलब वो करके। अब अगर गाड़ी पार्क करने को बोलेंगे अगर ज्यादा आपसे कि घर वाले के बाइक लगा तो ये थोड़ी ना बोलेंगे ये गोदी में उठाकर बाइक रखा वहां तक। ठीक है। उसके बाद जब नौकरी से काम करवा रहे हो ना, तो उनको खाना भी दो, और सैलरी उनकी मत मत मतलब पैसे उनके मारो मत, पैसे भी उनको टाइम पे दो, उनकी सैलरी उनको पहुंचाओ। अगर वो बीमार हो जाएं तो उनको ना अच्छे तरीके से उनके साथ स्वभाव करो, उनको निकालो मत। हो सके तो उनका ध्यान भी रखो। ये नहीं कि वो जेनुअनली बीमार पड़ा हुआ है और आपने कहा कल से काम पे मत आना, वो मत आना। अब कुछ लोग हरामखोरी जानबूझ के दिखाते कि अब बीमार थे 10-10 दिन की छुट्टियां लेकर वो लेकर, वो तो आजकल के तो एक ट्रेंड अलग चल रहा है, चलो ठीक है। लेकिन ये बुद्धा की एक बात थी कि अगर आप किसी को जान गए हो कि जेनुअनली उसकी कोई दिक्कत थी, जेनुअनली वो बीमार था, तो हेल्प दैट सर्वेंट, उसको निकालो मत। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो भी चीजें हैं उनके साथ शेयर करो, और उनको छुट्टी खुद से भी टाइम टू टाइम देते रहो। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ना सब कुछ खुद ही अपने पास रखने में, मतलब वेल्थ जनरेट करने में आप इतने अंधाधुंध पागल हो गए कि आप एक फर्क ही भूल गए कि पैसे ने या वेल्थ ने आपकी आंखें इस प्रकार बंद कर दी कि आप इंसानियत का फर्क भूल गए। ये है मतलब शेयरिंग द डेलीकेसीज, गुड मैनर्स। तो इन 5 ways शुड द क्लेंसमैन लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द सामन्स। ठीक है। एंड ये सामन या इनको श्रवणांस भी कहते हैं, शामंस भी कहते हैं। आप अभी के लिए सामन ही याद रखो। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को छोड़ दिया है, साधु संत की राह पर आ गए हैं। लेकिन क्या ये बुद्धिस्ट वर्ड है ये सामन? बताओ। उस टाइम पर सोसाइटी कैसी थी जब बुद्धा ये ज्ञान दे रहे हैं सिखाला को? कुल मिलाकर हिंदुज्म के ऊपर बेस्ड सोसाइटी थी, ऐसा बोल सकता हूं। ठीक है।
तो जो ब्राह्मण, साधु संत और जो सामन हैं जिन्होंने दुनिया छोड़ दी है, तो बेसिकली उनका ख्याल हमें रखना चाहिए। अपने कर्तव्यों में आपके ना विनम्र भाव झलकना चाहिए, अफेक्शन झलकनी चाहिए, आपकी टोन सॉफ्ट होनी चाहिए, और मन के अंदर भी कोई ना दुष्ट विचार मत रखो कि आप बिहेव तो बहुत अच्छे से कर रहे हो, मन के अंदर सामने वाले को कोस रहे हो। अपना घर हमेशा जब वो आपसे कोई भी खाना या कोई भी कपड़ा वगैरह मांगने आए, अपने घर के दरवाजे इनके लिए हमेशा खोले रखो, इनकी सेवा करो, अगर उनको रुकना हो, रात को विश्राम करना हो तो करवाओ। और कुछ भी अगर वर्ल्डली नीड का कोई सामान अगर ज़रूरी है, कोई पोशाक देनी है, कोई चप्पल देनी है, सर्दियाँ आ गई हैं तो कोई क्लोथ देना है, कंबल देना है, तो ये सब इनको चीज़ें बांटते रहो। अब आप कहोगे कि बुद्धा ने ये वर्ल्डली नीड्स के बारे में क्यों बात करी एकदम से? देखो दोस्तों, बात ये है, बुद्धा ये कहते थे कि वो तो दुनिया को छोड़ चुके हैं, वो तो अपने मुंह से कभी मांगेंगे नहीं, ब्राह्मण, साधु संत और ये जो सामान है, ठीक है, वो तो अपने मुंह से मांगेंगे नहीं। लेकिन आप उनको ठिठुरता हुआ देख रहे हो, तो एक बारी ऑफर करने में क्या जाता है, उनको सप्लाई करने में क्या जाता है, वो यूज करें चाहे ना करें, वो क्योंकि खुद नहीं मांगेंगे, ठीक है। और इसके अलावा सिगाला को बुद्धा ने टाइम टू टाइम ये भी इंस्ट्रक्शन दिए थे कैसे हमें अपने माँ बापों के साथ, अपने टीचर के साथ और अपनी बीवी के साथ बिहेव करना चाहिए, ठीक है। अगेन ये एक बुद्धा की टीचिंग्स प्लस फिलॉसफी हैं जो कि जर्नली लिखी रहती है किताबों के अंदर। लेकिन अगर इसी को हम लोग बिस में ये करके लिख कर आ जाएं, अगर हम अपने आंसर में वजन डालना चाहते हैं मेंस के आंसर राइटिंग में, तो क्या दिक्कत है अब इसमें अगर हम लिख कर आ जाएं कि सुत पितक के अकॉर्डिंग प्लस बुद्धा ने जो सिघाला को, जो कि एक वेल्दी हाउस होल्डर था, लैंड ओनर कुछ भी कह लो, उसको एक वेल्दी पर्सन को जो नॉलेज दी थी कि कैसे बिहेव करना चाहिए सर्वेंट्स वगैरह के साथ, जिसको अशोका ने भी अपने धम्म पिलर के अंदर बोरो करा। और उन टीचिंग्स को फिर उसके बाद जब इतना बोलने के बाद आप कोट कर रहे हो 1 2 3 4 वो करके, तो मुझे भी बताओ, नॉर्मल जिसने सिर्फ सारे पॉइंट्स ये ठीक लगे हैं, ठीक लिखे हैं एग्जाम के अंदर, और आपने ये वाला एस्पेक्ट और ऐड कर दिया, तो किसको आधे नंबर या 1 नंबर ज्यादा मिलेंगे बताओ? बात आधे नंबर की कर रहा हूं मैं बड़ी बात कर ही नहीं रहा, आधे नंबर की बात कर रहा हूं बस मैं, कि आधा नंबर किसको ज्यादा मिलेगा, ऊपर वाले को या जिसने सिर्फ ये लिख दिया है? हो सकता है ना मिले, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर अगर आपको ये याद है, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़कर गए हो, तो सुत पितक को कोट करने में क्या जाता है कि अकॉर्डिंग टू सुत पितक कुछ अदर टीचिंग्स भी हैं बुद्धा की कुछ अलग फिलॉसफी भी हैं। अब मुझे ईशा एक बात बताओ, कोर फिलॉसफी तो ये 3 हो गई, अनिक, अनत और दुख, है ना। और फिर उन्होंने बोला मॉडरेशन की बात को फॉलो करना, चलो 4 हो गई। इसके अलावा क्या ये सारी फिलोसफिकल चीजें हमें देखने को नहीं मिल रही हैं कि 5 तरीके जिससे एक मास्टर अपने सर्वेंट को उसको देखना चाहिए? कल को अगर एग्जामिनर को अंबर घसीटना होगा शाइनी, तो वो ये भी तो पूछ सकता है कि अकॉर्डिंग टू बुद्धा एक एम्प्लॉय जो मास्टर है उसको अपने एम्प्लॉय और सर्वेंट के साथ कैसे कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या उसकी ड्यूटी बनती है, वो 5 ड्यूटियां पूछ सकते हैं। अब आप अपने मन से बनाकर थोड़ी ना लिख दोगे, जो बुद्धा ने बोली नहीं है ऐसा तो हम अपने मन से बनाकर लिख देंगे कोई भी अकॉर्डिंग टू मी। अब लिखने को तो हम सब जानते हैं कि हम सब लिख सकते हैं, इसके ऊपर पूरा ग्रंथ लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि सर्वेंट के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, लेकिन वो एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, बुद्धा के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, ये चीज हो जाती है। बस इन्हीं थिन लाइनों का फर्क है, बस आंसर राइटिंग और कुछ नहीं। उसके बाद आगे बात करते हैं। बुद्धा ये मानते थे, ही रिगार्डेड द सोशल वर्ल्ड एज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस रेदर देन द डिवाइन ओरिजिन। ये बेसिकली क्या कह रहे हैं, ये सोशल वर्ल्ड ये किस बारे में संकेत कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली? भेदभाव, ऊंच नीच का फर्क, समाज में जो कोई एक अपने आप को श्रेणियों में बांट लेता है। मैं वो वाली श्रेणी की बात नहीं कर रहा, मर्चेंट्स और जो गिल्ड्स वगैरह श्रेणी, मतलब श्रेणी समझते हो ना, क्लासेस में जो बांट लेता है अपने आप को, या कास्ट सिस्टम। उस टाइम पर ये सब चीजें हैवी थी, बहुत ज्यादा हैवी थी क्या इंडिया में, प्रोमिनेंट थी। तो वो क्या बोलते थे कि सोसाइटी के अंदर जो इनइक्वालिटी है बेसिकली वो सोशल इनइक्वालिटी है या फिर नेचुरल इनइक्वालिटी है। क्या मानते थे वो? सोशल इक्वालिटी।
और मैं हमेशा से पॉलिटिकल साइंस को कोट करता रहा हूं, मुझे बताओ कौन सी इनइक्वालिटी कब क्या बन जाती है? नेचुरल सोशल बन जाती है, सोशल नेचुरल बन जाती है? हाँ, कैसे? सोशल इनइक्वालिटी जब बहुत सालों तक इसमें प्रैक्टिस करी जाती है, तो लोग फिर उसको ये मानने लग जाते हैं शायद से भगवान का ही ये डिसीजन होगा, उन्हीं उन्हीं ने ही ऐसा कहा है ना? ये किंग्स को, और अगेन आप इंपॉर्टेंट मर्चेंट्स और लैंड ओनर्स और जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन और अमीर अमीर परिवार से जो लोग होते थे, चैप्टर 2 में हम इसको देखेंगे, गृहपति को या गृहपति को, ये बेसिकली ये बोलते थे कि आप ना हमेशा अपने कर्तव्यों में बहुत ज़्यादा हम्बल और ह्यूमन रहो और एथिकल रहना, ठीक है? और बुद्धा का ये मानना था कि एक ये इंडिविजुअल का एफर्ट ही होता है, इंडिविजुअल एफर्ट वॉज एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफॉर्म द सोशल रिलेशंस। मतलब आप ना ये मत सोचो कि सही और गलत जब सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी उसी राह पर चल रहा हूं। आपको जो चीज अगर एथिकल लग रही है ना, तो आप ना अपनी बात सुनो, चाहे भले ही पूरा जमाना पूरी दुनियादारी आपसे अलग हो जाए, आपसे सब लोग रुख मोड़ लें। क्योंकि जब आपके जैसे अगर ऐसे 5 इंडिविजुअल, और 5 को देखकर 50 और 50 को देखकर जो 500 जो होंगे, तो अल्टीमेटली आप लोगों से ही तो समाज बना है। तो समाज की जो दुर्दशा हो रखी है, 5 से 50, 50 से 500, जब ये सब चेंज होंगे तो ऑटोमेटिकली सारे सोशल रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे समाज के अंदर एक दिन चलते चलते। बुद्धा बेसिकली ये मानते थे, अगर आपको इस जीवन में ये जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ है, अगर आपको इससे बचना है, एस्केप होना है, एंड यू वांट टू अटेन सेल्फ रियलाइजेशन, अपना ईगो और हर चीज की डिजायर आपको अगर अनाउंस करनी है, इसको बोलते थे निबन। क्या बोलते थे? निबन। ईशा, निब्बा लिखकर मत आ जाना, कहीं निब्बा लिखा हो पेपर के अंदर, ओके? निबन है ये, शाइनी समझ लेना, कहीं तुम गुस्सा हो या फ्रस्ट्रेशन में लिखा हो निब्बा। निबन है ये। अपना ईगो और डिजायर को छोड़ देना, इसको कहते हैं। नहीं नहीं, वो तो चीज़ होती है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति है, और बेसिकली आप यहां पर से ईगो और डिजायर को छोड़ रहे हो, इसके बाद निर्वाणा की प्राप्ति हो जाएगी इस चीज के बाद। ये सारे जितने टर्म्स हैं पाली प्राकृत वाले, मैं आपको पूरा मतलब सही से ऑर्डर में करवा दूंगा, ठीक है? इनकी स्टेजेस क्या होती है, जैसे यहाँ पर तो कहानी की फॉर्मेट में बता रखा है ना, हौच पौच कभी भी कोई भी वर्ड आ जाता है, इसका ऑर्डर बता दूंगा। अभी बस जो कहानी के साथ चल रहा है उसको याद करते चलो, बस अपने आप ही सारी तार से तार कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है? हाँ, लेकिन बात कंप्लीट करने दो मुझे। बुद्धा ये कहते थे, अगर आपको इन सारी चीज़ों से सारे दुख पीड़ा अपने आप को रियलाइज करना है, एनलाइटनमेंट अटेन करनी है, आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, ना ही आप किसी से एक्सपेक्ट करो मदद करने के लिए। आप ना अपने आप में सब कुछ हो। इंडिविजुअल एजेंसी पे बुद्धा फोकस करते थे। बुद्धा ये मानते थे, आपको कोई राह के लिए किसी का सहारा चाहिए तो कुछ टाइम के लिए सहारा ले लो, लेकिन स्पून फीडिंग पे ट्रस्ट मत करो। आप अगर खुद से प्रयास करोगे ना, अपने आप रास्ते मिल जाएंगे, बुद्धा का यह मानना था। अगर आपके कर्म सही हैं तो एक्शन आप राइट लेते हो, किसी को दुख पीड़ा वगैरह कुछ नहीं पहुंचा रहे हो, आप अपनी मंजिल तक पक्का पहुंच जाओगे। और ये जो लोग फंस के रह जाते हैं संसार के बर्थ रीबर्थ की साइकिल में, आप इससे आराम से एस्केप भी हो सकोगे। एंड निबंध जरूर करना, बुद्धा कहते थे कि ईगो को छोड़ना और डिजायर को छोड़ना। जब आप इतना कर लोगे तो ये आपकी जो सफरिंग की साइकिल है इसको खत्म कर देगा। जिन्होंने दुनिया को छोड़ दिया है, दुनिया को छोड़ दिया, मैं अगेन बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सल्लेखना कर ली या फिर शरीर को छोड़ दिया। दुनिया को छोड़ देना मतलब क्या? वर्ल्डली डिजायर्स एंड प्लेजर्स को छोड़ देना। डिजायर्स एंड प्लेजर्स को छोड़ देना यानी कि मेटलिस्टिक मेंटेलिटी को छोड़ देना। अब मेरी बात याद रखना, यूपीएससी की आजकल एक आदत बन गई है, अंबर आप भी ये चीज याद रखना, 2020 का पेपर याद करो। अशोका के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, याद है? मैंने बताया था 6 लाख की एनसीईआरटी से, जब वो चैप्टर खत्म हो जाता है लास्ट में, कि इनमें से कौन ये बोलता था कि अगर आप अपने भगवान की वो करते हो, प्रेस करते हो, और फिर दूसरों के भगवान का या उनके धार्मिक भावनाओं का अगर अपमान करते हो, तो अल्टीमेटली आप अपने भगवान को ही मतलब वो कर रहे हो,
डिमीन कर रहे हो, है ना। अब अगर कल कोई क्वेश्चन आ जाए, बी लैम्प्स ऑन टू योर सेल्स एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन। अपने जीवन के चिराग, ज्वाला, जो रोशनी है वो खुद बनो, अपने रास्ते खुद बनाओ, क्योंकि अल्टीमेटली वो तुम ही हो जिसको लिबरेशन की प्राप्ति करनी है। आपका हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर आपको मोक्ष की प्राप्ति और साइकिल ऑफ बर्थ रीबर्थ की प्राप्ति, निर्वाण और निबन्ना की प्राप्ति आपको कोई और नहीं करवा सकता, आप वो खुद ही हो। अब ये चीज ना, अभी तो आप बता लोगे कि बुद्धा के वर्ड्स हैं, लेकिन कोई ऐसे फिलोसफर्स आ जाएंगे, महावीरा, बुद्धा, दो चार और, जो कि बहुत क्लोज आपको लगेंगे जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे कि हाँ ये यार ये वाली बात तो ये भी बोल सकता है, वो भी बोल सकता है, जैसा कि अशोका वाले क्वेश्चन के साथ यूपीएससी ने खेला था। ये वाली लाइन ना, इसको अच्छे से रट लेना, बिकॉज बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, और जो इनका डिसाइपल था सबसे फेवरेट आनंद, इन सारे लोगों के अकॉर्डिंग जो कि बुद्धा के साथ लाइव रहे थे मोनेस्ट्री में इनकी, जो कि जिए थे, जिन्होंने बुद्धा को सुना था, जीवन काल के अंदर अपने देखा था, जब उन्होंने बुक्स कंपाइल करवाना शुरू करवाई ना बुद्धा के ऊपर बुद्धिस्ट काउंसिल्स के अंदर, तो मेजॉरिटी ऑफ द मंक्स एंड नन्स ने यह बताया कि यही थे बुद्धा के मरने से पहले, जब वो ऐसे, आपको पता है लेटा हुआ पोस्टर है बुद्धा का, एक हाथ लगाकर सर के ऊपर, जैसे हम लेट जाते हैं बिस्तर के ऊपर या सोफे के ऊपर टीवी देखते हुए या कैसे भी करके, तो बुद्धा उस टाइम पर बस ऐसे करते करते अपने जो शरीर से प्राण को छोड़ रहे थे, महापरिनिर्वाण जब वो अटेन कर रहे थे, उनको पता था कि एक आध दिन के अंदर या उस दिन के अंदर उनके प्राण निकलने वाले हैं। लास्ट लाइन बस बुद्धा ने ये बोली थी, इसके बाद उनके शरीर से आत्मा निकल गई थी। अब ये तो आएगा नहीं कि बुद्धा की लास्ट लाइन क्या थी, ऐसा तो कोई किसी पेपर में नहीं आएगा, लेकिन ये किसने बोला ये आएगा एमसीक्यूज की फॉर्मेट में, हमार याद रखना इसको, ठीक है। तो ये है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ऐसा बिलीव करा जाता है, ओके। अब मुझे वही वाली बात है ना जो कि अभी मैंने आपसे करी, शाइनी, बुद्धा की एडवाइस सिघाला के लिए और अशोका की एडवाइस अपनी प्रजा के लिए सेम ही थी ना, वही जो बातें उन्होंने सर्वेंट्स वगैरह के उनके लिए बोली, यही बुद्धा भी बोलता था ना कि जो दूसरे किंग्स या छोटे छोटे राजा हैं उनको हम्बल रहना चाहिए, एथिकल रहना चाहिए, ठीक है, और किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, और आप खुद ही अपनी एनलाइटनमेंट वगैरह इन सब की प्राप्ति कर सकते हो, ये सब चीज़ें। मतलब एनलाइटनमेंट का तो जिक्र उन्होंने नहीं करा अशोक ने, लेकिन फिर भी बुद्धा का ऐसा मानना था कि आपको किसी और की आवश्यकता नहीं है अगर एनलाइटनमेंट वगैरह की प्राप्ति करनी है तो। हाँ, लेकिन कुछ लोग जो कि एनलाइटनमेंट की प्राप्ति कर चुके हैं और दूसरे ना फंस गए हैं कि वो एनलाइटनमेंट की प्राप्ति करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। जैसे मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप ना बहुत सिंसियर हो, डेडिकेटेड हो, कुछ भी हो, लेकिन आपकी ना एक आदत नहीं छूट पा रही कि इंस्टाग्राम पे आप रील्स देखते रहते हो, यूट्यूब पे रैंडमली गाने सुनते रहते हो, कुछ भी करते रहते हो, यू डू नॉट वांट टू डू दिस। उसको करने के बाद आप बहुत गिल्ट में आ जाते हो, लेकिन फिर भी इस आदत से बच नहीं पा रहे हो। तो अगर आपको कोई निकाल पा रहा है इस आदत से, जो कि खुद ऐसा नहीं करता और वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करके बता रहा है, तो बस इतना सारा ले लो किसी का कि उससे टिप्स एंड ट्रिक्स पूछ लो कि कैसे निकले। तो इसी एनलाइटनमेंट की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए बुद्धिज्म फिलोसफी के अंदर कौन से टीचर्स होते हैं वो जो कि हेल्प करते हैं दूसरों की उसकी प्राप्ति में एनलाइटनमेंट की? नहीं, बोधिसत्वास, वो अशोका के टाइम पे थे। क्या हो गया बंगालन? तो इस डिस्कशन कोई बात नहीं, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।